नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सर और हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पेपरों की। एक पेपर अपलोड हो गया और आज हम बात करेंगे 6/12/2017 6 दिसंबर 2017 पहली पारी का पेपर। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और जवाब आप खुद कमेंट बॉक्स में करिएगा कि इसका जवाब क्या है। जवाब करिएगा, आंसर क्या आए, और फिर मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x तथा y सम संख्याएं हैं, x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या होगी। आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है x गुना y, ऑप्शन नंबर बी है x की पावर y, ऑप्शन नंबर सी है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है x प्लस वाई प्लस 1। आपको बोला है कि जो x और y एक सम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि यदि x बराबर 2, क्योंकि दो सम संख्या है, y बराबर 4, कोई भी दूसरी सम संख्या, आप इनके अलावा भी कुछ ले सकते हो, जरूरी नहीं आप 2 और 4 ही लो। तो आपने बोला x बराबर 2 है, y बराबर 4 है, तो क्या इन दोनों का मान इन ऑप्शनों में से मैं देखूं तो कौन सा एक ऑप्शन है जो विषम संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों एक बात बताइए, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, 4 और 2 गुना होंगे तो बनेगा 8, और 8 आपको पता है एक सम संख्या है, हमें चाहिए विषम संख्या। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे ही देखना, x की पावर y, x का मतलब है 2, 2 की पावर y, y का मतलब 4, और 2 की पावर 4, 2 की घात 4 का मतलब सोल्व करते हो तो दोस्तों कितना बनता है 16, और 16 भी क्या है, एक सम संख्या है, हमें चाहिए विषम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत है। x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई, तो x की वैल्यू आप बोल रहे हो 2 है, y की वैल्यू बोल रहे हो 4 है, 4 और 2 6 प्लस x गुना y यानी 4 दूनी 8। तो बताओ 8 और 6 गुना हो जुड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे, 14, और 14 भी एक क्या है दोस्तों, सम संख्या। बोल रहा है हमें विषम संख्या के लिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी। बोला कैसे, देखना, x की वैल्यू 2 मानी, y की वैल्यू 4 मानी, प्लस ऐड 1 करोगे तो बन गया कितना, 7, और 7 किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, विषम संख्या है कि नहीं है 7। तो आपका पहला क्वेश्चन का जवाब आता है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा। तो अभी अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखना भाई, अंक 7 संख्या 0 से 108 में कितनी बार आता है। अंक 7 है, वो बोल रहा है कि ये अंक 7 0 से 108, 0 से 108 में कितनी बार आता है। अर्थात ऐसा क्वेश्चन दोस्तों दिल्ली पुलिस की जितनी एग्जाम हुई थी 2017 वाली वैकेंसी में, सब में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अर्थात वो बोल रहा था 0 से 100 तक 5 कितनी बार आता है, 7 कितनी बार आता है, 9 कितनी बार आता है। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान रखना। क्या तो आप अंक 7 को 0 से लेकर 108 तक लिख कर देखिएगा कि भाई लिख कर कैसे देखेंगे। आपको पता है 1 से 10 में 7 एक बार आता है, 11 से 20 में 7 एक बार आता है 17 के रूप में, फिर 21 से 30 तक फिर 7 एक बार आता है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। या फिर एक छोटी सी बात बताता हूं जो बहुत काम की है, आप उसको याद रखना क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। क्या बात है, ध्यान से समझना भाई। 0 से लेकर यदि मैं बात करूं 99 तक की, 0 से लेकर 99 तक आपको कोई भी अंक पूछा जाता है, कोई भी अंक की बात करूं 1 से लेकर 9 तक का, कोई अंक 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक सभी अंक जो भी आपसे पूछे, 1 पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, कोई सा भी पूछे, सब के सब अंक भाई कितनी बार होते हैं, 20 बार होते हैं। कितनी बार होते हैं, 20 बार। कहने का मतलब 0 से लेकर 99 तक, 0 से लेकर 99 तक मैं आपको बोलूं कि बताइए भाई 6 कितनी बार आया, तो जवाब होगा 20 बार। मैं बोलूं 0 से 99 तक 9 कितनी बार आया, तो जवाब होगा
20 बार, अर्थात कोई सा भी अंक 1 से लेकर 9 तक के अंकों को कितनी बार रिप्रेजेंट करते हैं, 20 बार। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, 0 से हमें चाहिए 108 तक, तो भाई 0 से लेकर मैं बात करूं 99 तक, 0 से लेकर 99 तक बात करूं तो बताइए 7 कितनी बार आ जाएगा, 20 बार, जो अभी आपने पढ़ा है कितनी बार आ जाएगा भाई, 20 बार। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 99 तक। अभी हमें 99 नहीं, हमें 108 चाहिए, तो बच गया 100, और 100 से लेकर आप 108 तक देखते हो तो आपको भी पता है यार 100 से लेकर 108 तक केवल एक बार आता है, इसका मतलब जो 7 है वो कितनी बार आएगा, एक बार। तो बताइए दोस्तों, टोटल करके बताइए, 0 से लेकर 108 तक 20 प्लस 1, 20 प्लस 1, तो बताओ 7 कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा। अर्थात 0 से लेकर 99 तक का आप सोल्व कर लीजिए, आगे देखा जाए उसको फिर से सोल्व कर लीजिए। तो आप इस वाली बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये भाई हर एक प्रकार के एग्जाम्स में, दिल्ली पुलिस ही नहीं सभी प्रकार के एग्जामों में पूछ लेता है। तो भाई अपना आंसर है 21। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 3rd नंबर की। आप भी कमेंट साथ साथ करते रहिए, जो भी आप आंसर पहले सॉल्व करो मेरे से तो कमेंट करके जरूर बता दिया करो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, P एक काम को 7 दिनों में कर सकता है तथा Q उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकता है, दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर पाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, और जल्दी कीजिए इसका आंसर देने में। ऑप्शन है आपके पास 4.75 है, 5.75 है, 6 है और 5.25। तो देखिए मैं बात करता हूँ, बोल रहा है P 7 दिनों में, P है वो इस काम को करता है 7 दिनों में, P कितने दिनों में करता है, 7 दिनों में, और Q उसी काम को 21 दिनों में करता है, Q कितने दिनों में करता है, 21 दिनों में। फिर बोला दोनों मिलकर, भाई दोनों को मिलाना है तो दोनों के द्वारा किया गया कार्य, इन दोनों संख्याएं, इन दोनों दिनों का क्या कहलाता है, लैसे। क्या कहलाता है, लैसे। अब आप ये बोलोगे सर हम लैसे ही क्यों निकालते हैं, लैसे इसलिए निकालते हैं, हमें एक ऐसी संख्या की आवश्यकता होती है, हमें एक ऐसी संख्या की आवश्यकता होती है, वह संख्या 7 और 21 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, और पूर्णतः विभाजित होने वाली वो संख्या उन दोनों के द्वारा किया गया क्या कहलाता है, कार्य। तो बताओ 21 और 7 का लघुत्तम आप देखोगे तो कितना आएगा, 21, और आपको पता है 21 उसका क्या है, टोटल काम है, टोटल वर्क है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे एक बात बताओ, P है 21 काम को 7 दिनों में करता है, P है 21 काम को 7 दिनों में, 7 या 21 मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। Q है 21 काम को 21 दिनों में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहा है, एक काम। बोला दोनों मिलकर, यानी P प्लस Q दोनों मिलेंगे, तो भाई मिलकर करेंगे तो भी काम कितना करना पड़ेगा, 21, और जब दोनों मिल जाएंगे तो P एक दिन में 3 करेगा, Q एक दिन में 1 करेगा, 3 और 1 4 करेंगे। सोल्व कर दीजिए, 4 पंजे 20 हो गया, बच गया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो आपके दोनों के द्वारा मिलकर जो दिन आ रहे हैं 5.25। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर करेक्ट है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4थे नंबर का क्वेश्चन। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। 4था क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 10 वस्तु प्रति वस्तु 5 की दर से तथा 30 वस्तु प्रति वस्तु 10 की दर से खरीदता है, तो बताओ प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। कह रहा है 10 वस्तु प्रति वस्तु 5 की दर है, यानी जो 10 वस्तु हैं वो प्रत्येक वस्तु 5 की रेट है, अर्थात एक वस्तु 5 की आती है तो 10 वस्तु कितने की आ जाएंगी, तो जवाब आएगा, बोला सर 50 रुपए की आ जाएगी। फिर आगे कह रहा है कि बोला 30 वस्तु 10 की, 30 वस्तु हैं वो 10 के हिसाब से हैं, तो बताओ आप टोटल कितने की खरीदोगे, 300 रुपए की। इस प्रकार आपने कुल मिलाकर जो सौदा खरीदा है 50 और 300, 350 रुपए का सौदा तय। कितने रुपए का सौदा किया है, 350 रुपए। और एक बात बताओ, 350 रुपए में आपने वस्तु देखो 10 1 30 1 टोटल मिलाकर कितनी, 40। तो भाई आपको निकालना है एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज। तो मुझे एक बात बताइए ना, औसत कैसे निकालते हैं।
राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो टोटल राशियों का योग 350 है, राशियों का योग है 350 और राशियों की संख्या कितनी है 10 और 30 40, 40 का भाग लगा दिया, 0 से 0, 4 अंटे 32 हो गया, पॉइंट लग गया, 3 बच गया, 4 संते 28 हो गया और 4 पंजे 20 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर कितना है, औसत मूल्य 8.75, 8.75। ऑप्शन कौन सा है, ए वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ए वाला। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सही 1/2 प्लस 7 सही 3/4 प्लस 8 सही 3/8 का मान क्या होगा। यानी जो भिन्न आपको मिली है वो मिश्र भिन्न है। देखो भिन्न 3 प्रकार की होती है, उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न। तो आपको जो भिन्न मिली है वो मिश्र भिन्न मिली है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आप क्या करते हो, जब भी मिश्र भिन्न मिलती है तो सबसे पहले आप उनको साधारण भिन्न में बदलते हो। साधारण भिन्न में बदलकर फिर हम उनका लसाअ लेते हैं और लसाअ लेकर सरल कर देते हैं। तो देखिएगा 5 सही 1/2, 5 सही 1/2 प्लस 7 सही 3/4, 7 सही 3/4 प्लस है 8 सही 3/8, 8 सही 3/8। अब दोस्तों एक बात बताइए, आप चाहो तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो, या फिर आप एक काम करो, जितना पूर्णांक पूरा है, पूरा पूर्णांक 5 और 7 और 8, 5 और 7 12 और 8 20, 20 तो टोटल पूर्णांक है। ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी भाई। इनका पूर्णांक हमने अलग कर लिया, क्यों करा, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन कम हो रही है और हम दिल्ली पुलिस के प्रश्नों की बात कर रहे हैं जहां बात स्पीड की होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहां से कौन बचा 1/2, यहां से बचा 3/4 और यहां से बचा 3/8। इसको आप सोल्व कर सकते हो और सोल्व करोगे तो देखोगे, आपने बोला 20 प्लस 2 4 8 का लसाअ आ गया 8, 2 4 8 का लसाअ आ गया 8, 2 का दिया 4 बार, 4 का दिया 2 बार और 2 3 से गुना हुआ तो 6 प्लस 8 एकम 8 तो बच गया 3। तो अब एक बात बताइए, 20 टोटल है तो 20 और 8 गुना होंगे, लघुत्तम लोगे नीचे एक करके तो सीधा ही देखो ना 8 और 20 गुना हो 20 अंटे 160 होता है। और देखो 6 4 10 3 13, तो आप बोलोगे 160 प्लस 13 बटे में 8, 160 20 अंटे 160 प्लस 6 4 10 3 13, तो आपका आंसर आ गया 173/8, 173/8। ऑप्शन कौन सा है, जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ए आपका करेक्ट है। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। देखिएगा आप लोग छठा क्वेश्चन क्या है, और आप साथ साथ मैं एक ही बात कह रहा हूं, आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन बोर्ड पे आपको नजर आता है तो आप सबसे पहले उसके आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। भाई मैं तो समझाऊंगा, मैं तो जब आ गया तो समझाने के लिए आया हूँ। अब ये तो है नहीं कि भाई मैं बिगड़ समझाए हुए चले जाऊँगा, तो लेकिन आप कमेंट करके खुद बताओगे तो आपका रेगुलेशन भी बहुत अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा, प्रैक्टिस बनेगी आप लोगों की। छठा क्वेश्चन कह रहा है एन के किस मान के लिए 43 एन 9 से पूर्णतः विभाजित है। एन के किस मान के लिए 43 एन 9 से पूर्णतः विभाजित है। भाई एक बात बताओ, आपने विभाजकता के नियम पढ़े होंगे, 2 की भाजकता का नियम, 3 की भाजकता का नियम, 5 की भाजकता का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। तो बात हम 9 की कर रहे हैं, तो 9 की भाजकता का नियम क्या होता है, 9 की भाजकता का नियम क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वो क्या होता है कि 9 हो या फिर 3 हो, 9 हो या 3 हो, दोनों का सेम होता है। ये क्वेश्चन 3 के आधार पे होता तो भी सेम होता जैसे भी 9 के आधार पर हो रहा है। कैसे, दिए गई संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, उस योग में आप भाग लगा दीजिए 3 का। जब भाग 3 का लगाओगे, भाग 3 का पूरा चला गया, इसका मतलब संख्या 3 से पूरी विभाजित है। और यदि आप भाग 9 का लगा रहे हो, तो संख्या पूर्णतः किससे विभाजित है, 9 से। तो अभी हम जिक्र करेंगे किसका, 9 का। तो आपके क्वेश्चन में जो संख्या दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है 43n, 43n। तो भाई इसमें आप भाग दोगे 9 का, और आपने क्या बोला, दिए गए संख्या के अंकों का योग। तो आप योग करिए, 4 और 3 7, 4 और 3 7
प्लस एन नहीं जुड़ेगा तो एन ऐसे कैसे, बटे में कितने 9। अब एक बात बताइए यार, छोटी सी बहुत आसान सी बात है, क्या है, बोला सर 9 का भाग मुझे देना है, हमारे पास 7 है, 9 का भाग 7 में नहीं जाता, 7 में कब जाए, जब आपके पास कितने और हो 2। तो आप बोलोगे, बोला सर 9 का भाग चला जाएगा कब, जब इस n की जगह में कितना रख दूं 2। तो आप एक बात बताओ, आप n की जगह 2 रखोगे तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, और 9 से 9 भाग पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब दिए गई संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 से भाग जा रहा है। तो बताओ इस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो आप बता दोगे सर 432 वो संख्या है जो पूर्णतः कितने से विभाजित है, 9 से। कितने से विभाजित है, 9 से। तो आपका आंसर कौन हो गया भाई, 2 हो गया। अर्थात जितना n x जो भी दे, इसकी जगह आप अंकों को जोड़ लेना और 9 का पूरा पूरा भाग देने की कोशिश करना, जितना कम रह जाए उतना जोड़ देना, वही अंक हो जाएगा जिससे संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वें प्रश्न की। देखना क्या है, और दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ये नहीं है कि मैंने 5 क्वेश्चन करवा दिए, 2 छोड़ दिए, 10 करवा दिए, 3 छोड़ दिए। जितने क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे वो A to Z क्वेश्चन, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसके सारे के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 7वां क्वेश्चन है कि 0.6 गुना 0.6 गुना 0.6 3 बार है, कोष्टक बंद, प्लस 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 बटा 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.5 प्लस गुणा 0.5 माइनस 0.3 का मान क्या है। दोस्तों सेम क्वेश्चन 5/12 वाले पेपर में था, और मैंने आपको वही एक ही बात बता कर गया था, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ क्वेश्चन के साथ जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी जगह होती हैं जहाँ जबरदस्ती नहीं चलती, तो भाई फिर क्या करना है, तो बोला वहाँ आप एक चेक करिएगा, कोई ना कोई सर्वसमीका आपको जरूर मिलेगी। अब कैसे ढूंढे उस सर्वसमीका को, देखिएगा आपके पास जो मैक्सिमम जो पोजीशन है वो 0.6 की है। देखना 0.6 है और एक है 0.5, तो मैं एक काम करूं 0.6 को A मान लूं और 0.5 को मैं B मान लूं, ये बोल सकता हूं थोड़ी देर के लिए। और आपका क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि 0.6 गुना 0.6, ध्यान देना, गुना 0.6, 0.6 3 बार है, तो आप बोल सकते हो 0.6 की पावर 3, 0.6 की पावर 3, चिन्ह प्लस का। आगे बोला 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5, तो वही 3 बार है, तो 0.5 की पावर भी कितनी होगी, 3। दोस्तों ये बात आपने लिख दी होगी। अब बात करते हैं नीचे वाले हर वाले पार्ट की, तो बोला 0.6 गुना 0.6 यानी 0.6 2 बार है, तो आप 0.6 की पावर 2 कह सकते हो, बात समझ में आ गई होगी। प्लस फिर है 0.5 गुना 0.5, तो आप बोल सकते हो 0.5 का होल स्क्वायर, और माइनस है भाई 0.3, माइनस है 0.3। तो क्या दोस्तों इसकी जगह a मानूं, इसकी जगह b मानूं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, याद हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब पिछले वीडियो में भी बताया था, एक सर्वसमीका होती है। क्या होती है, a प्लस b कोष्टक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होता है। बोलो ऐसा होता है या नहीं होता। तो मुझे एक बात बताइए, a क्यूब प्लस b क्यूब ये ऊपर वाला है, तो क्या आप इसकी जगह आप ये बोल सकते हो a प्लस बी यानी 0.6 प्लस 0.5, पूरा सोल्व कर रहा हूं दोस्तों, और आपको एक बार बात समझ में आ गई तो आप खुद सोल्व कर सकते हो। a स्क्वायर यानी 0.6 का स्क्वायर, फिर है भाई प्लस b स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर, फिर है प्लस ए बी यानी 0.6 और 0.5 गुना होंगे तो 0.3 बनेगा भाई, 0.3, 0.6, 0.5, 0.6, 0.5, 6 पंजे 30, 0.2 हम छोड़कर लगाओगे तो 0.3, और ये कोष्टक बंद, बटे हो गया। देखना ये 0.6 ऐसे कैसे का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.3, भाई आपने a प्लस बी, ये साइन माइनस का आएगा, सॉरी गलती है यहाँ से, तो ये चिन्ह किसका आएगा भाई, माइनस का। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये पूरा पोर्शन इस पूरे पोर्शन से कट रहा है, तो बताइए आपका आंसर 0.6 प्लस 0.5 दोनों जुड़ेंगे तो 1.1,
1। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप इतना काम लिख कर ना करें, थोड़ा सा दिमाग लगा ले कि मैं इसको और कैसे सॉल्व कर सकता हूं। तो ध्यान दे, आपको वही पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब यदि ऊपर है और नीचे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो आप इसको सोल्व करते हो। ए क्यूब को ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला पोर्शन था आपका। क्या बात है भाई, गलती हो रही है। ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। कोई गलती तो नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, प्लस और ये माइनस बी माइनस ए बी, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट करा, क्या आंसर आ गया, ए प्लस बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 8वें नंबर का। यदि किसी संख्या के 70% में से 90 घटाया जाए तो परिणाम 120 आता है। भाई कह रहा क्या, ध्यान देना एक बार, कोई संख्या x उसका 70%, लो जी 70% में से 90 घटाया जाए, घटा दिया 90, तो परिणाम यानी बराबर 120 आता है। परिणाम 120 आता है, लो जी लगा दिया 120। सोल्व करें इसको, मैं डायरेक्टली बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देना। आप सोल्व करते हो, 90 उधर जाएगा तो आप बोलोगे x का मान हमें निकालना है, तो 90 माइनस का उधर गया प्लस का 120, 90 जुड़े 210। अब बटे की संख्या है दोस्तों, तो उधर जाएगी तो गुना में जाएगी, तो गुना 100। लेकिन आपको पता है ये x के गुणा 70 था तो बटा जाएगा, और बटे में 70, 0 से 0 7 या 21, तो बताओ वह संख्या कितनी है, 300 है। वह संख्या कितनी है, 300, करेक्ट आंसर है। अभी आप देख, एक बात बताओ, आपको क्या बोला कि किसी संख्या के 70% में से 90 घटाया जाता है तो वह संख्या 120 आती है। दोस्तों एक बात बताओ, आप 90 नहीं घटाते तो 120 में 90 और जुड़ता। ध्यान दीजिए, आप किसी संख्या का 70% सोल्व कर रहे हो, उसमें से आप 90 नहीं घटाते तो ये 90 कहाँ रहता, 120 के पास रहता। इसका मतलब किसी संख्या का जो 70% है वो 210 है। 90 रहता है 120 के पास, तो 210 रहता या नहीं रहता। तो बताओ 210 है, कितना परसेंट, 70%। हमें चाहिए टोटल, इसका मतलब 100, 0 से 0 7 या 21, तो आपका जवाब हो गया 300। जवाब हो गया 300। आंसर समझ में आ गया। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की, और देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला कह रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रेशियो और प्रोपोर्शन से है, अनुपात समानुपात से है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीतल में तांबे तथा जस्ते का अनुपात। भाई साहब आपके पास पीतल है, क्या है, पीतल है, और इसमें दो चीजें हैं, एक तांबा है और एक जस्ता है। एक तांबा है और एक जस्ता है। ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बस मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। पीतल में तांबे तथा जस्ते का अनुपात 11:14 है। 150 kg यानी 150 kg पीतल में तांबे की मात्रा केजी में कितनी होगी। पीतल की मात्रा है भाई 150 kg, 150 kg, और इस 150 kg में जो तांबा है वो 11 रेशियो में है और जस्ता है वो 14 रेशियो में है। कहने का मतलब तांबा और जस्ते को दोनों को मिला दूं तो बन जाएगा पीतल, जिसका मतलब है 150। तो इन दोनों को आप मिला दीजिए भाई, और मिलाने के बाद आप बोलोगे 25, 14 11 25 यूनिट बन गई। और इन 25 यूनिट, कहने का मतलब पीतल है यूनिटों में 25 लेकिन केजी में 150। तो भाई इस 150 केजी का मतलब है 25, 150 केजी का मतलब है 25। और आपको किसकी मात्रा निकालनी है, पीतल में तांबे की मात्रा। तो तांबा कितना है 11, मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, 25 को काटा 6 बार, 11 से मल्टीप्लाई तो 11 छिकी 66। तो बताओ पीतल में तांबा कितना केजी है, 66 केजी है। पीतल में तांबा कितना केजी है, 66 केजी है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है।
क्या कह रहा है कि प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए दोस्तों, आप 8 सम संख्या लिख लोगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 होगी 8, जोड़कर 8 का भाग लगा दोगे, आंसर भी आ जाएगी। लेकिन मेरा एक ही क्वेश्चन है कि यदि मान लीजिए यही संख्याएं कुछ ज़्यादा काउंट में आ जाए, ज़्यादा लंबी हो जाएं, जैसे मैं बोल दूं कि 150 हैं वो संख्याएं, 120 संख्याएं हैं, 200 हैं, 250 हैं, तो क्या करोगे। तो एक चीज़ बेसिक से समझिए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको क्वेश्चन का आंसर बता दूं कि क्या आएगा, उस क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग क्या और सीख सकते हैं, उन सारी बातों को लेकर मैं चलता हूं। तो देखो, उसने बोला कि 8 सम प्राकृत संख्याएं शुरुआती प्राकृत सम संख्याएं प्रारंभिक की बात कर रहा है। तो एक बात बताइए मुझे, आपको पता है एक बात का, मैं क्वेश्चन हटाता हूं एक बार, देखना एक बार। वो कह रहा है कि 1 से, छोटी सी बात आपको पता है, 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग आपको पता है क्या होता है भाई। 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का योग होता है n प्लस 1 बटा n प्लस 1 बटा 2। 1 से n तक की जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उनका योग होता है n प्लस 1 बटे 2। लेकिन आपसे पूछा गया है कि 1 से n तक की, 1 से n तक की सम प्राकृत संख्याओं का योग, सम प्राकृत संख्याओं का योग, सम प्राकृत संख्याओं का योग। अभी कहता हूं कि आप कॉफी लेकर साथ बैठा करो ताकि ये सारी बातें लिखते रहो। 1 से n तक की सम प्राकृत संख्याओं का योग। अब आपको पता है यार, 1 से n तक टोटल n की n तो सम होंगे नहीं, 1 से n तक में सम भी है और विषम है। तो आप बोल सकते हो, मान लो वहां पे x संख्या क्या है, सम है, और x ही हम अगली बात करेंगे किसकी, विषम की। अपने पास इन 1 से लेकर n तक की जो संख्याएं हैं उनमें x क्या है, सम है, या फिर x क्या है, विषम है। तो उनका योग ज्ञात करते हैं n प्लस 1 से, n प्लस 1 से। और यदि हम बात करें 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक विषम प्राकृत संख्याओं का योग, विषम प्राकृत संख्याओं। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा था, सर बात औसत की थी तो आप योग पे कहाँ पहुंच गए। भाई आता हूं, लेकिन सारी बात समझाकर। प्राकृत संख्याओं का योग, ध्यान दीजिए, और वो योग होता है क्या, n स्क्वायर, सॉरी भाई यहाँ पे आपने x बोला सम को, तो आप n मत यूज कीजिए, आप x यूज कीजिए, x प्लस 1, और यहाँ होता है x स्क्वायर, x का मतलब विषम संख्या। अर्थात आपको यदि वो 1 से लेकर n तक, मतलब वो कह दे कि 1 से लेकर 211 तक, तो 211 में 2 का भाग लगाओ, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, 105 बार पूरा पूरा गया, तो ये तो हो गई सम, और बाकी बच गई 106, वो हो गई विषम। आपको चेक करना तो आता है। तो भाई वो कह दे 1 से लेकर n तक सम प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, वो बोल रहा 1 से लेकर 211 तक सम प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। तो भाई 211 तक सबसे पहले सम ढूंढिए, कितनी है, 105, सम ढूंढिए कितनी है, 105। तो आप उस x की वैल्यू पता कर चुके हो, कितना है, 105। तो आप 105 गुना 106 लिख दोगे। बात तो समझ में आ गई होगी। अब एक बात बताओ, यही बात हम अपने क्वेश्चन से रिलेटेड करना चाहता हूं मैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 8 प्राकृत सम प्राकृत संख्याओं का योग। भाई आपको पता है 1 से लेकर आपको 8 प्राकृत बतानी है। कितनी बतानी है, 8 प्राकृत सम संख्या। तो एक बात बताओ, संख्याओं की संख्या की बात करें तो कितनी है, 8। टोटल 8 संख्याएं हैं, काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने बोला कि x क्या है, सम संख्या है। तो भाई औसत निकालते हो, तो औसत के लिए आप क्या करोगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो योग करोगे x प्लस 1 बटा राशियों की संख्या, वही कितनी है, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो औसत हो गया भाई आपका क्या, 8x प्लस 1, x प्लस 1, औसत क्या हो गया, x प्लस 1। यदि आपको अभी ये समझ में नहीं आया तो वीडियो पूरा होने के बाद एक बार इसको दोबारा से देखना, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी चीज़ है भाई। और इसकी औसत की मैं बात करता हूँ तो दोस्तों ये औसत हो जाएगा राशियों का योग x स्क्वायर बटे राशियों की संख्या, x कट गया तो भाई वही क्या, x ही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखो
8 प्राकृत सम संख्याओं का औसत पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? 8 प्राकृत सम संख्याओं का औसत पूछ रहा था। पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए 8 प्राकृत सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो एक बात हो, आपने बोला कि सर सम संख्याएं कितनी हैं, बोला 8 है, तो आप बोलोगे सम संख्याएं कितनी है, 8 + 1 करो, आंसर कितना, 9 आ गया। आंसर कितना आ गया, 9, जवाब आ गया भाई। यदि ये बात छोटी छोटी आपको पता है तो आपको 1 सेकेंड लगेगी क्वेश्चन का जवाब देने में। लेकिन अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा, पता नहीं सर आंसर सही करवा रहे हैं या गलत, तो आप भाई साहब लिख के चेक कर लेना। लिख के कैसे चेक करोगे, देख लो भाई। उसने बोला 8 सम प्राकृत संख्याएं, तो भाई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और यही होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो भाई आपको पता है कंटिन्यू संख्या है, तो आप n+1/2 भी कर सकते हो, या फिर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो तो एक बात बताओ, औसत का मतलब होता है बीच का। 8 में से 4 इधर छोड़ दीजिए, आप 4 इधर छोड़ दीजिए, बचा यहाँ की संख्या आपका औसत होगी। तो 8 और 10 के बीच में कौन आता है, 9, इसका मतलब औसत ये भी हो गया। तो भाई ये इसलिए नहीं बता रहा था कि मान लीजिए आपके पास लंबी संख्याएं, ज़्यादा संख्याएं हो जाएं तो आप इस तरीके से जचाकर नहीं कर पाओगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, और स्क्रीन पे है आपका अगला क्वेश्चन। वो बोल रहा है यदि एक राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 205 रुपये है, तो उस राशि पर समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। कहने का मतलब एक कोई भी धनराशि थी, उसको आप 2 वर्ष के लिए उधार दे रहे थे, चक्रवर्ती ब्याज की दर सिर्फ 5% पर, तो आपको जो चक्रवर्ती ब्याज मिलता था वो 205 रुपये मिलता है। लेकिन वो बोल रहा है कि यदि यही राशि इसी टाइम के लिए इसी दर से साधारण ब्याज पर उधार जाती तो कितना ब्याज मिलता, यही बात। तो भाई जब भी आपके पास टाइम 2 साल, देखो 2 तरीके से बताता हूँ, जब भी आपके पास टाइम 2 साल होता है, टाइम 2 ईयर होता है, ये फिक्स होता है भाई ये क्वेश्चन। टाइम जब भी आपके पास 2 ईयर है तो CI और SI में क्या संबंध होता है, चक्रवर्ती ब्याज CI बटे साधारण ब्याज SI बराबर होता है 200 + R बटे 200। भाई साहब ये कब होता है, जब केवल समय कितना दे रखा हो, 2 वर्ष, 2 से ज्यादा के लिए लागू नहीं होगा। तो बताइए, उस पर्सन ने बोला कि CI है 205 रुपये बटा SI यानी साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, बराबर इंटरेस्ट ऑफ रेट, ब्याज की दर बताना 5%, 5 की जगह R की जगह 5 रखोगे, 5 और 200, 205 हो गए, बटे में है 200। तो आप भाई सोल्व करोगे तो 205 से 205, तो SI की वैल्यू कितनी आ गई, 200। आपका जवाब आ गया होगा। आप यदि आपको ट्रिक्स याद है, आपको सूत्र याद है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अन्यथा आप ध्यान देना, आपके पास 5% बताई, 5% इंटरेस्ट ऑफ रेट बताई, तो सबसे पहले परसेंट हटाओगे तो 1/20, 1/20 हो जाएगा। भाई 5 का परसेंटेज तो हटाना आता है, 1/20। इसका मतलब ये वाला जो 20 है वो मूलधन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मूलधन को। और 20 पर 1 क्या आ रहा है, ब्याज आ रहा है। तो भाई कितने टाइम के लिए, आप बोलोगे सर 2 साल के लिए, 20 पहले साल के लिए, 20 दूसरे साल के लिए, तो 20 × 20 आप बोलोगे कितना हो गया, 400। इसका मतलब जो 400 यूनिट है, 400 जो यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी भाई, मूलधन को रिप्रेजेंट करेंगी। 400 जो यूनिट है वो किसको कैसे बनाया, 400 मैंने भाई 20 है, समय 2 साल है तो 20 को 2 बार लिख लिया, 3 साल होती तो 3 बार लिख लो, 4 साल होती तो 4 बार लिख लो। आप बोलोगे सर ऐसा होता, पहले साल में 1/5, दूसरे साल में 1/6, तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को गुणा कर लो, 6 × 5 = 30। आप बोलो पहले साल में 1/5, दूसरे साल में भी 1/5, तो 25 हो गया। तो आपने बोला 20 को 20 से गुणा किया, 400 यूनिट आ रहा है मूलधन की। इसको आप 2 साल के लिए उधार दे रहे हो, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। इंटरेस्ट ऑफ रेट, ब्याज की दर क्या है, 1/20, 1/20 सोल्व किया तो 400 में 20 का भाग दोगे भाई कितनी बार, 20 बार। सेम ऐसे ही आप 20 का भाग दोगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 20। ये तो 2 सालों के साधारण ब्याज की बात होगी। जो सीधा ब्याज राशि से प्राप्त होता है साधारण कहलाता है, और पहले साल के ब्याज पे मैं ब्याज लगा दूं तो भाई 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा। तो भाई इंटरेस्ट ऑफ रेट चल रही थी 1/20, तो बताओ 20 में 20 का भाग दिया तो कितना, 1। इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि सर 20 40 और 1 41, 41 जो यूनिट है, 41 जो यूनिट है वो चक्रवर्ती ब्याज के, 20 40 और 1
41 चक्रवर्ती ब्याज की यूनिट है और चक्रवर्ती ब्याज का मतलब है 205। और आपको पूछा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज के लिए 20 और 20 40 से गुना कर दीजिए, आंसर कितने आ जाएंगे भाई 200। कितने आ जाएंगे आंसर 200। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता चावल को 20% के लाभ पर बेचता है तथा वजन करने के लिए 10% हल्के बट्टे का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब क्या कह रहा है कि एक चावल विक्रेता चावल को 20% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है और जब वो वजन तोल रहा है तो 10% हल्के बट्टे का भी प्रयोग कर रहा है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए, आप डायरेक्टली करो तो देख लो कि बोला सर मान लीजिए उसने चावल खरीदा था 1000 में, चावल खरीदा था 1000 में, वो कह रहा है कि चावल बेचते टाइम वो बोल रहा है कि मैं 20% लाभ पर बेचूंगा। तो भाई 100 पर 1000 पर आप 20% लाभ लोगे, 1000 पे आप 20% लाभ लोगे तो भाई बताओ 1000 पे 20% लाभ, 20% और जोड़ोगे तो कितना हो गया 200। तो ये कितना हो गया भाई, वो 1200 में बेचने की बात कह रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जब वजन तोलने की बारी आती है तो 10% हल्के बट्टे का प्रयोग करता है। तो जब वजन तोल रहा है तो भाई वो 1000 पर 10% कम वजन तोल रहा है, यानी वो 10% कम तोलेगा। तो आप मुझे बताइए वो केवल 90% तोलेगा, और 90% कितने का 1000 का, तो 1000 का 90% कितना होता है दोस्तों 900। इसका मतलब वो 900 वाले सामान को 1200 में बेच रहा है। तो आप बोल दोगे सर उसको 300 का लाभ हो रहा है, 300 का लाभ हो रहा है। और लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा उसके क्रय मूल्य पर होती है, जो कि वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 900। और 900 गुना में आप परसेंटेज बनाओगे तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो 3 तिया 9, तो बताइए 1/3 का परसेंटेज होता है 33.33 या 33 सही 1/3% आपका आंसर है। ऑप्शन कौन सा है भाई, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आप ये बोलोगे सर ये कैसे किया, तो एक बार इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लो मैंने 1000 केजी चावल 1 रुपए के भाव से 1000 रुपए में खरीद लिए। ध्यान से सुनना भाई, 1000 केजी चावल 1000 रुपए के भाव से 1000 रुपए में खरीद, 1000 केजी 1 रुपए के भाव से 1000 रुपए में खरीद लिया, मेरा क्रय मूल्य ये हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, आप उसको 20% लाभ की बात कर रहे हो, तो आप 20% लाभ यानी टोटल 120% आप दोगे। तो भाई 20% लाभ लोगे तो आप मुझे बताइए 1000 पर 20% लाभ, तो आपका जवाब होगा 1200। लेकिन फिर क्या बोला कि वह वजन तोलने के लिए 10% हल्के बट्टे का प्रयोग करता है। मान लो आप उसको 1000 का 1000 ही दे रहे थे, लेकिन वो कह रहा है कि 10% हल्का, तो 1000 का 10% हल्का करोगे तो 10% हल्का करने के बाद वो बताओ कितना केजी रह जाएगा, 900 केजी रह जाएगा। भाई कितना रह जाएगा 900, 10% कम तोलोगे तो कितना केजी 900 केजी। और आपको इस बात का पता है यार कि आपने 1 रुपए केजी के हिसाब से चावल खरीदे थे, तो 900 केजी आपने कितने के खरीदे थे भाई 900 के, आपके आए थे 900 के, आपने बेचे 1200 के। कहने का मतलब आप 300 का प्रॉफिट ले गए, और प्रॉफिट लॉस जितने पर खरीदा कितने में 900, और परसेंटेज बना दूं तो मैं 100 से गुना, तो जवाब वही 33.33% या 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हुए समझाऊंगा, जरूरी नहीं कि आपको केवल इनका आंसर ही पता चले। कह रहा है एक कार को बेचते समय एक व्यक्ति 9% की छूट देता है, यदि वह 5% की छूट देता है तो उसे 8800 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। कार का अंकित मूल्य बताइए। मतलब वो कह रहा है कि कार अपने पास थी, उस कार को मैं 9% डिस्काउंट पे बेचता हूँ, 9% डिस्काउंट देता हूँ, यदि मैं 5% ही डिस्काउंट दो तो मुझे 8800 ज़्यादा प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब आपका जो कार था उस कार का अंकित मूल्य 100% था, आपने 9% डिस्काउंट दिया, तो भाई उस कार को आपने सेलिंग प्राइस कितना परसेंटेज कर दिया 91 में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस कर दिया, एसपी हो गया। बात सही है। लेकिन वो बोला कि मैं 9% डिस्काउंट ना देकर मैं केवल 5% डिस्काउंट दूं, तो भाई 100 पर आप जब 5% डिस्काउंट दोगे तो आप करोगे केवल
95% में सेलिंग करोगे इसको। कितने में करोगे? 95% में। तो बताइए आपका परसेंटेज में वैल्यू कितना बढ़ गया? तो आपका जवाब आएगा, बोला सर 4% वैल्यू बढ़ी है। 91 से 95 तक कितना परसेंटेज का डिफरेंट आया? 4% आया। और इस 4% के चक्कर में आपको फायदा हो गया 8800 रुपये का। फायदा हो गया 8800 का, मतलब राशि में 8800 का फायदा होता है, लेकिन परसेंटेज में कितने का? 4 का। पूछा है अंकित मूल्य, तो भाई साहब कितने से गुना कर दूं? 100 से। 4 से काट दिया 2200, और 2200 के आप 2 जीरो और लगा दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, चेक कर लीजिएगा कोई दिक्कत हो तो। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की, तो देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 34 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है, तो इसके विकिरण की लंबाई क्या होगी? दोस्तों वो कह रहा है कि एक आयताकार मेज है, आयताकार मेज का परिमाप बताया है। भाई आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। मान लो ये भुजा लंबाई a है, चौड़ाई b है, तो आप बोल सकते हो a प्लस b का होल कोष्ठक 2 बराबर है 34। तो दोस्तों आप इसको क्या बोलोगे? a प्लस बी का वैल्यू आ गया 17। a प्लस बी का वैल्यू आ गया 17। इसी के साथ आपको क्या बोला कि इसका क्षेत्रफल a गुना b, लंबाई गुना चौड़ाई, वो कितना है? 60। तो आप एक बात बताओ, आप इनकी इक्वेशन बनाओगे, आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो। किससे? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। अब आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि ये कैसे बना। भाई ये जब अलजेब्रिक टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टाइम में बताऊंगा। आप इसमें a प्लस बी का वैल्यू रखिएगा, a b का वैल्यू रखिएगा, किसका आ जाएगा? a माइनस बी का। a प्लस बी है, a माइनस बी है, सोल्व करोगे a और b की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो काम बहुत बड़ा बन जाएगा भाई। तो क्या करना है? बोला सर a और b यानी योगफल है 17। 17 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि जोड़ो तो 17, लेकिन उन दोनों को गुणा करो तो कितना? 60। तो भाई साहब आप बोलोगे 5 और 12, क्या क्या हो गए? 5 और 12। तो बताओ 5 और 12 को जोड़ोगे तो 17 हो गए, और 5 और 12 को यदि गुणा करोगे तो कितना बनता है दोस्तों? 60। इसका मतलब ये भुजा आपकी 5 है, ये भुजा यदि 12 है, और पूछा है विकिरण, तो बताओ 5 और 12 का विकिरण ट्रिपलेट से कितना बनता है? 13 सेंटीमीटर। कितना बनता है दोस्तों? 13 सेंटीमीटर। उस आयताकार मेज के जो ऊपरी सतह है उसका विकिरण कितना बन जाएगा? 13 सेंटीमीटर। ये वाली चीज़ मैं बता दूंगा अभी, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं इस चीज़ को पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। जब अलजेब्रिक टॉपिक पढ़ाऊंगा तब ये आसानी से समझ में आ जाएगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, उन दोनों सरसमिकाओं से बनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। मोहन तथा पुनीत, क्वेश्चन देखिएगा। मोहन तथा पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। उनकी वर्तमान आयु का योग है 36। 7 वर्षों बाद पुनीत की आयु क्या होगी? भाई एक मोहन है और एक पुनीत है, एक मोहन है एक पुनीत है, जिनकी प्रेजेंट टाइम की जो आयु है उनका रेशियो है 7:5, 7:5, और कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग, अर्थात इन दोनों अनुपातों का योग होता है 12 यूनिट। कितना होता है? 12 यूनिट। और इस 12 यूनिट का मतलब प्रेजेंट टाइम की आयु का योग बताया 36। तो दोस्तों 36 का मतलब है 12, और पूछा किसकी है? पुनीत की। तो पुनीत के लिए आप कितने से गुना करोगे? 5 से। तो देखिए 12 दूनी 24, 12 ती 36, 5 ती 15। पुनीत 15 साल का है वर्तमान में, 15 साल का है वर्तमान में, लेकिन उसने पूछा है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष बाद की, आज मैं 15 साल का हूँ, तो 7 साल बाद में 15 + 7 कितना हो जाऊंगा भाई? 22 वर्ष का हो जाऊंगा। कितना हो जाऊंगा? 22 वर्ष। अर्थात 7 साल बाद में जो पुनीत की आयु होगी वो 22 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी भाई? 22 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, और टाइम एंड वर्क से 1-2 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम्स में पूछे गए हैं भाई, और कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन कह रहा है कि यदि 24 लड़के एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, वही MDH व्यक्ति दिन समय ऊपर, 24 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। आपको पता है 24 व्यक्ति हैं, वो किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। तो एक बात बताइए, जब आदमियों की संख्या कम हो जाएगी
तो कार्य के दिवस बढ़ जाएंगे। जब आदमियों की संख्या बढ़ जाएगी तो कार्य के दिवस कम हो जाएंगी, अर्थात ये दोनों का सीन एक दूसरे में व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो मुझे एक बात बताइए, आप 24 आदमी एक काम, किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो एक आदमी 16 गुना 24 यानी टोटल इन डेज में करेगा या नहीं करेगा? यही तो बात आप कहना चाहोगे कि 24 आदमी 16 दिन में, तो एक आदमी 16 गुना 24 में, टोटल काम हो गया 24 गुना 16। और करवाना कितने से है? 8 से। तो 8 लड़कों का भाग लगा दो, 8 तिया 24, 16 दूनी 32, 16 ती 48। ऑप्शन कौन सा ठीक है दोस्तों? जवाब आना चाहिए सर ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन रीजनिंग का है। वैसे रीजनिंग पोर्शन में पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अर्थात उसने एक क्वेश्चन बोला कि 192 रेशियो 291 फिर है 316 316 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपके पास 4 नजर आ ही रहे हैं, तो आप क्या करोगे? सर एक बात बताओ, 192 291 यहाँ से जो सीरियल चला था उसको यहाँ उसने उल्टा लिख दिया। 192 को 291 लिखा है, तो यहाँ से जो सीरियल चलेगा उसको उल्टा लिख दीजिए 613। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई? ऑप्शन हो गया डी 613 आपके करेक्ट आंसर, 613 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं बॉस, दे रखा है 9 23, बी ऑप्शन दे रखा है क्या 2 16, और सी ऑप्शन क्या है 4 और 14, और डी ऑप्शन क्या है आपका? डी ऑप्शन है 11 और 25। तो एक बात बताइए, इन क्वेश्चनों में क्या करना? क्या तो जोड़ बाकी गुना भाग होता है, क्या इनका डिफरेंस होता है, या फिर इनका इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होता है? तो सबसे पहले हम डिफरेंस ही चेक करते हैं। 9 और 23 का डिफरेंस कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर 14 होता है। 14 9 23। 2 16 का डिफरेंस भी कितना होता है? 14। ये बात तो ठीक है। 4 14 का डिफरेंस कितना होता है? 10। ये थोड़ा सा दिक्कत करेगी। अगला और चेक कर लेते हैं, 11 25 का कितना हो गया? 14। इसका मतलब आप जवाब दे सकते हो कौन सा? सी वाला जवाब आपका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में 14 का अंतर था, इन दोनों के बीच में 14 का अंतर, इन दोनों के बीच में 10 का अंतर था, इन दोनों के बीच में 14 का। तो भाई 3 में अंतर सेम है, 1 में अंतर अलग है, तो जवाब भी आपका वही जाएगा, सी वाला नंबर। अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। पहला युग्म है ए वाला, क्या है भाई? 73 21। बी ऑप्शन है आपका क्या? 56 30, और सी ऑप्शन क्या है? 53 15। जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में जब तक। डी ऑप्शन है आपका 22 और 6, 22 और 6। तो एक बात बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? डिफरेंस चेक करें तो डिफरेंस तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो 22 और 6 का 18 16 डिफरेंस होता है, यहाँ ज़्यादा है, डिफरेंस तो होगा नहीं। तो देखिए 7 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 तिया 7 गुना 3 कितना हो गया? 21। कितना हो गया? 21। 7 तिया 21, 6 पंजे 30, 5 ती 15, 2 दूनी 4। अर्थात इन दोनों का गुणनफल 4 था, इन दोनों का गुणनफल 15 था, इन दोनों का गुणनफल 30 था, और इन दोनों का गुणनफल 21 था। मतलब सबका गुणनफल 30 सेम आ रहा है, 21 30 15, लेकिन यहाँ 4 6। ऑप्शन कौन सा हो गया? डी हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया भाई? डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आपके पास सीरीज दे रखी है 21 24, फिर कह रहा है 26, फिर कह रहा है 27, फिर कह रहा है 30, और फिर कह रहा है 30 के बाद में 32 है, और फिर कह रहा है 31, और 31 के बाद में क्वेश्चन मार्क। यहाँ कौन सी संख्या आएगी? तो एक काम करिए दोस्तों, 31 से आप 24 पे जाइए तो +3 होता है,
24 से 26 पर जाइए तो +2 होता है, 26 से 27 पर जाइए तो +1 होता है। बात सही है। आगे भी इसी क्रम में चलते रहिए। 27 से 30 पर जाइए तो +3 होता है, और 30 से 30 पर एक बार आपने कोई संख्या 30 को 2 बार लिख लिया, 30 को भाई 2 बार लिख लिया, ये 31 है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो आपने क्या किया, गलती, 21, 24, 26, 27, 30 और 32 है। यहाँ पे 32 है, फिर 31 है, फिर 31 है। तो एक बात बताइए, और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो क्या कह रहे हैं, आपने 27 से 30 पे गए तो +30, 30 से 32 पे गए तो +2, 32 से 31 पे गए तो +1, अर्थात यही क्रम चलता रहेगा। इसका मतलब यहाँ जो संख्या आएगी उसमें गैप कितने का आएगा, +3 का। भाई देखो, +3, +2, +1, +3, +2, +1, तो +3 वापस आएगा। इसका मतलब 31 में 3 जुड़े तो कितना हो गया, 34। आपका आंसर 34 है। या फिर आप देखना चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, ध्यान देना। एक बार तो +3, +2, +1 गैप के हिसाब से, एक बार +3, ये तो हो ही गया। अभी देखो इसको कैसे और कर सकते, ध्यान देना एक बार। अब एक बात बताना मुझे, 21 से यदि मैं 27 पे जाता हूं तो +6 होता है, और 27 से यदि मैं 31 पे जाऊं तो +4 होता है। 24 से यदि 30 पर जाऊं तो +6 होता है, और 30 से इस वाली संख्या पर जाऊं तो मुझे +4 चाहिएगा। कितना चाहिएगा, +4। तो बताओ 30 पे 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 34। 30 पे 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 34। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आपके जो दोस्तों अंक दे रखे हैं 3, 7, 16, 32, और उसके साथ में कौन है, 57 है, और फिर है क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन 4 आपके पास दे रखे हैं। मुझे एक बात बताना, 3 से 7 पे मतलब 4 प्लस हुआ, 7 से 16 पे +9 हो गया, 16 से 32 पे +16 हो गया, और 32 से 57 पे तो +25 हो गया। इसका मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो भाई फिर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बोले तो 36, 6 का स्क्वायर बोले तो 36। तो 57 में 36 जोड़िए, 7 और 6 13, 5 और 3 8, और 1 9। तो बताओ आपका यहाँ जो लुप्त संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 93, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपको यदि वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।